दोस्तों, उदयांचल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं शत्रुघ्न कुमार राय आपका अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर की। हम लोग देखते हैं, बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, और उसमें बहुत समय उनका निकल जाता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है भूगोल के लिए। और हम जिस ग्रह पे रहते हैं उसकी जानकारी सही रूप में एकत्रित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत ही इजी वे में ये आपको समझ में आ जाए। और मेरा विश्वास भी है कि मेरे बताने के पश्चात आपको सब चीज़ें अक्षांश, देशांतर और ग्लोबल के विषय में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है, काल्पनिक नमूना है, जिसका हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर हम सही ढंग से परिभाषित करें तो ऐसे कर सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए करते हैं। और दूसरे शब्दों में भी हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप यानी मॉडल है जिसका उपयोग हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए करते हैं। तो ग्लोब को हम समझ गए। अब हम बात करते हैं अक्षांश की, और फिर हम बात करेंगे देशांतर की। तो आइए दोस्तों, हम अक्षांश के बारे में बात करते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई, और इसको थोड़ा सा, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल। ये इसका साउथ पोल हो गया, यानी ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो इसके बीचों बीच ये जो है, इसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं, अब यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण रेखाओं को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसके 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है, और 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक रेखा है, अंटार्कटिक रेखा। तो ये तो बातें हो गई दक्षिणी ध्रुव में। अब उत्तरी ध्रुव में ठीक 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, और 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा है। आर्कटिक रेखा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं हमारे पृथ्वी पे जो जलवायु परिवर्तन होता है, पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या ऋतु परिवर्तन के लिए बहुत ही बड़ा इनका रोल होता है, इनका बहुत बड़ा भूमिका होता है।
मैंने एक और चीज़ यहाँ बताना शेष रह गया है कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको हम लोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए खींचते हैं। ये एक मॉड्यूल है जिसको केपलर महोदय ने इस पे बहुत विस्तृत चर्चा किया हुआ है। तो जितनी अक्षांश रेखाएं हैं सब एक एक डिग्री पे खींची जाती हैं। जैसे ये 0 डिग्री हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। फिर 0 डिग्री से इधर साउथ पोल की तरफ 90 डिग्री रेखा है। तो इसको अगर हम लोग जान लेते हैं तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो हो गया कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या इज इक्वल टू 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो ये हो गया 90, प्लस 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो ये हो गया 90, प्लस एक ये 0 डिग्री है, ये भी एक अक्षांश रेखा है, तो +1 इक्वल टू 181 अक्षांश रेखाएं होती है। दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है, तो अधिकांश लोग गलत करके आ जाते हैं क्योंकि वो 90 उत्तरी ध्रुव और 90 दक्षिणी ध्रुव 90 180 करके आ जाते हैं, और लेकिन वास्तविक में होता है 181। यदि ऑप्शन में यदि क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में 181 नहीं है और 180 है, तो उस केस में 180 को हम टिक करके आएंगे, अन्यथा हम, और यदि उस क्वेश्चन में भी जैसे आजकल बीपीएससी में देखने को मिल रहा है या और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है कि उसमें प्रारंभिक परीक्षा में 5-5 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का 5-5 ऑप्शन रहता है। तो अंत जो लास्ट ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर ई या 5, उसमें दे देता है उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में यदि 180 अक्षांश रेखाएं दिया हुआ है और 180 ही ऑप्शन है और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है और पांचवें में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उस स्थिति में उपरोक्त में से कोई नहीं ही करके आएंगे। यदि उपरोक्त में से कोई एक 100% है तो उसको हम लोग 180 करके उसका स्थिति में आ सकते हैं, अन्यथा 181 ही देखेंगे। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये 2 क्रमागत अक्षांश रेखाएं हैं, इसकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर ही होती है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, ये हो गया। एक और बात दोस्तों, प्रति एक डिग्री पे एक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे काल्पनिक तौर पे। वैसे जैसे यहाँ 23.5 डिग्री है तो 1 डिग्री के बीच में भी होता है, तो वो तो हम लोगों को अंडरस्टूड है, लेकिन हम लोग ऐसे एक डिग्री पे ही समझते हैं। चलिए, तो ये हो गया अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाओं के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि देशांतर रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम देशांतर रेखा
कहते हैं। और देशांतर रेखाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि देशांतर रेखाएं ही ये इस बात के लिए कारक हैं कि समय क्या हो रहा है और तिथि का निर्धारण। यानी हम लोग कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं तिथि के निर्धारण में और समय के बदलने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए हम देशांतर रेखाओं को खींचते हैं। ये देशांतर रेखाएं हो गई। ये 0 डिग्री देशांतर इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। तो अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि दो क्रमागत देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि दो क्रमागत देशांतर के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है। तो इसको हम लोग जानेंगे। दो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पे ही होती है, विषुवत रेखा पे ही होती है। ये हो गया विषुवत रेखा, और इसकी भी दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर होती है, जो लगभग दो क्रमागत अक्षांश के बीच की दूरी के बराबर ही होती है। तो ये हो गया। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये समय और तिथि का निर्धारण में किस तरह से महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। एक बैठक हुई थी सन 1884 में। 1884 में एक बैठक हुई थी वाशिंगटन में। उसमें सभी खगोलविदों ने और वैज्ञानिकों ने ये निर्णय लिया कि पृथ्वी को मानक समय कहाँ माना जाए। तो 1884 में जो बैठक हुई, 1884 में ईस्वी में वाशिंगटन में एक बैठक हुई। उस बैठक में सभी खगोलविदों ने इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर को, यह कस्बा शहर है, शहर को मानक समय माना गया। इसको 0 डिग्री देशांतर भी बोला जाता है। इसको 0 डिग्री देशांतर भी बोला जाता है। इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं प्रधान समय रेखा या प्रमुख याम्योत्तर। बहुत लोग गलती करके आ जाते हैं जब वो वहाँ याम्योत्तर जैसे शब्द होते हैं। तो इसको क्लियर रखेंगे। और ये कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच से गुजरता है, जो इंग्लैंड का एक शहर है। अब ये जो दूरी हो गया, ये हो गया दो देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा दो देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पे होता है, जो 111.3 किलोमीटर होता है, जो लगभग दो क्रमागत अक्षांश के बीच की दूरी ही देशांतर पे सबसे अधिक दूरी दर्ज की जाती है। देशांतर पे जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं उसकी दूरी कम होते चली जाती है।
अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। तो कुल देशांतरों की संख्या जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एक वृत्त का ये कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ इस पे साउथ जो अक्षांश पे दक्षिणी ध्रुव है उसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं, और जो अक्षांश पे उत्तरी ध्रुव है उसको हम 180 डिग्री देशांतर के केस में मानते हैं। तो 0 डिग्री से और 0 डिग्री से इधर इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी, ये पूर्वी हो गया या ईस्ट हो गया, और ये पश्चिमी हो गया या वेस्ट हो गया। तो जब 0 डिग्री से हम पूरब चलते हैं तो टोटल रेखाएं होती हैं 180, और जब 0 डिग्री से इधर पश्चिम चलते हैं तो इधर होती है 180। यानी कुल देशांतर की संख्या हो गया, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो गया 360 डिग्री। अब पूरा पृथ्वी पे समय 24 घंटा होता है, यानी दिन और रात होते हैं, तो 24 घंटा होता है। तो आइए यहीं से हम इसको समझ लेते हैं। 360 = 24 आवर, ठीक है। अब इसको जब हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा 15 = 1 डिग्री, 15 = 1 डिग्री, यानी 15 = 1 डिग्री। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ये 15 हो गया और इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। एक घंटा हो गया, 1 घंटा होगा 1 आवर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 15 चौका 60, यानी 1 डिग्री = 4 मिनट। यानी कि 2 क्रमागत देशांतरों के मध्य 0 डिग्री से पूरब चलने पे 4 + 4 मिनट हो जाएगा, और 0 डिग्री से पश्चिम चलने पे -4 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ ग्रीनविच है, ग्रीनविच इसको मानक माना गया है, ग्रीनविच है। और अपना देश यहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसको जो अपना भारत है वो यहाँ पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी पूर्वी देशांतर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा। और यहाँ चूँकि ये 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी गोलार्ध में है और 0 डिग्री देशांतर के पूरब है, इसलिए इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर 0 डिग्री से हम लोग जैसे जैसे पूरब की तरफ जाएंगे वैसे वैसे 4 मिनट बढ़ता जाएगा, और 0 डिग्री अक्षांश देशांतर के पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए, जैसे इंडिया का मानक समय क्या माना गया है, 82.5 डिग्री। इंडिया का मानक समय क्या माना गया है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री का अर्थ है कि आइए हम उसको समझते हैं। 82.5 डिग्री का अर्थ है
82.5 डिग्री का अर्थ है 82.5 डिग्री मानक समय माना गया है। तो अब इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 330 मिनट में होगा। फिर इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट करें तो 5 घंटा 30 मिनट होगा। तो ये 5 घंटा 30 मिनट प्लस होगा 0 डिग्री से। यदि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि इंग्लैंड में 7 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजे होंगे। तो जब इंग्लैंड में 7 बज रहे होंगे तो 7 में प्लस 5 घंटा 30 मिनट हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 7 5 12:30 PM हो जाएगा। ठीक ना, 12:30 बज रहे होंगे भारत में। ये आगे चलता है। अब यहीं से जो हम पश्चिम की तरफ जाएंगे त्यों इसका मान वैसे ही कम होते हुए चला जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से एक और बात निकल कर आती है कि समय के लिए 0 डिग्री देशांतर का मुख्य उपयोग होता है और तिथि के लिए 180 डिग्री का मुख्य भूमिका होता है। तो अब इसको समझ लेते हैं। अब इस तरह से देखा जाए तो पूरा दुनिया में 24 टाइम जोन होगा, 24 टाइम जोन, क्योंकि 360 इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 1 यानी 1 घंटा। तो इस तरह से पूरी दुनिया में 24 टाइम जोन होगा। तो ये 24 टाइम जोन में पूरा अपना पृथ्वी बटा हुआ है, जिसमें हिंदुस्तान का जो टाइम समय के लिए जो मानक रखा गया है वो 82.5 डिग्री है। तो ऐसे हम क्या देखते हैं कि ये चीज़ें निकल के आती हैं। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अब यहाँ ग्लोब पे हम देख लेते हैं। ग्लोब पे हम लोग इधर से चलेंगे, जैसे यहाँ ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे तो ये जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड सो ऑन, यहाँ आके 179 डिग्री 178 डिग्री, वैसे ही इधर से भी हम लोग चलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी हम लोग आ जाएंगे 179 178। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यदि इस 180 डिग्री के हम दाहिने तरफ चलेंगे तो यहाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर 7 जुलाई हो रहा है, 7 जुलाई हो रहा है, या इधर मान लीजिए कि 1 अगस्त हो रहा है, 1 अगस्त हो रहा है, तो 1 अगस्त हो रहा है, यहाँ मान लीजिए 1 अगस्त हो रहा है, तो इधर जो होगा 31 जुलाई होगा, 31 जुलाई होगा। और इधर यदि 2 अगस्त हो रहा है तो इधर 1 अगस्त होगा। और इस तरह से जो 0 डिग्री देशांतर होता है वो समय के लिए कारक होता है, और 180 डिग्री जो होता है वो तिथि के लिए कारक होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को बार बार देखें। जहाँ कन्फ्यूजन हो कमेंट करके बताएं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। थैंक यू दोस्तों। और अच्छा लगे
तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी जितनी भी आगामी वीडियो बनेंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।